Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें समय में पीछे ले जाएगा, 600 से 1350 ईस्वी के पूर्वी एशिया में। ये वो दौर था जब बड़े-बड़े साम्राज्य बने और बिगड़े। एक ऐसा दौर जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए एक नया आकार दिया। लेकिन इस कहानी के दिल में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छिपा है। सवाल ये है कि कैसे एक दौर जो अपने कमाल के आविष्कारों और संस्कृति के लिए जाना जाता था, अचानक से दुनिया के सबसे बड़े, सबसे विशाल भूमि साम्राज्य में तब्दील हो गया। यही विरोधाभास है जो इस कहानी को इतना फैसिनेट करता है। तो आगे का हमारा रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम चीन के सुनहरे दौर यानी गोल्डन एज की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि मंगोल तूफान कैसे आया, समझेंगे कि कैसे इस साम्राज्य ने दुनिया को एक दूसरे से जोड़ा, और फिर जापान के एक बिल्कुल अलग रास्ते पर नजर डालेंगे, और आखिर में हम पूर्वी एशिया की इस स्थायी विरासत को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। चीन के तांग और सॉन्ग राजवंशों के दौरान चीन ने एक ऐसे सुनहरे दौर को जिया जिसने दुनिया को कुछ सबसे जरूरी और क्रांतिकारी आविष्कार दिए। ये वो वक्त था जब चीन दुनिया में इनोवेशन का केंद्र था। इस दौर में दो महान राजवंश थे, तांग और सोंग, और दोनों की अपनी अपनी खासियत थी। एक तरफ तांग राजवंश का पूरा ध्यान अपने साम्राज्य को फैलाने और सरकार को मजबूत करने पर था। महारानी वू जाओ, जो चीन की एकमात्र महिला सम्राट थीं, इसी दौर में हुईं। दूसरी तरफ सोंग राजवंश ने आर्थिक तरक्की और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया। कला, खासकर पेंटिंग और पॉटरी, इस दौर में अपने शिखर पर पहुंच गईं। और ये देखिए, इस दौर के कुछ कमाल के आविष्कार, मूवेबल टाइप यानी प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी, जिसने ज्ञान को फैलाना आसान बना दिया। बारूद, जिसने जंग का तरीका ही बदल डाला। मैग्नेटिक कंपास, जिसके बिना समुद्री खोजें मुमकिन ही नहीं थीं। और हाँ, कागज के नोट, जिससे व्यापार करना बहुत आसान हो गया। ये सिर्फ चीन के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक तरह से गेम चेंजर साबित हुए। लेकिन इतिहास सिर्फ बड़े बड़े आविष्कारों और राजा महाराजाओं की कहानी नहीं होता, उसमें आम इंसानों की भावनाएं भी होती हैं। तांग राजवंश के कवि तूफू की ये लाइनें देखिए। ये हमें उस दौर के लोगों की निजी जिंदगी और उनकी भावनाओं की एक गहरी झलक देती हैं। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। चीन के उस सुनहरे दौर की शांति और तरक्की पर एक ऐसा तूफान मंडराने लगा जो सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि पूरे यूरेशिया को अपनी चपेट में लेने वाला था। ये तूफान था मंगोलों का। जरा इस रफ्तार पर गौर कीजिए। ये हैरान कर देने वाली बात है कि मंगोलों ने कितनी तेजी से अपना साम्राज्य फैलाया। सिर्फ एक पीढ़ी के अंदर चंगेज खान ने बिखरे हुए कबीलों को एक ऐसी फौज में बदल दिया जिसे कोई रोक नहीं सका। और फिर उसके पोते कुबलाई खान ने चीन को भी जीतकर इस विशाल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। 1,10,00,000 वर्ग मील, ये नंबर बस एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये इतिहास का सबसे बड़ा एक दूसरे से जुड़ा हुआ जमीनी साम्राज्य था। सोचिए, कितनी अलग अलग संस्कृतियां और लोग एक ही शासन के नीचे आ गए थे। लेकिन इस जबरदस्त जीत और तबाही का एक ऐसा नतीजा निकला जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। बड़ी अजीब बात है कि मंगोलों ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसने दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा नजदीक ला दिया। इस दौर को इतिहास में पैक्स मंगोलिका यानी मंगोल शांति का नाम दिया गया। मंगोलों ने सिल्क रोड जैसे व्यापार के रास्तों को इतना महफूज बना दिया था कि कहा जाता है कि एक अकेली औरत सोने से भरी थाली लेकर साम्राज्य के एक कोने से दूसरे कोने तक बिना किसी डर के जा सकती थी। और इसी स्थिरता ने विचारों, टेक्नोलॉजी और संस्कृति के लेन देन को एक नई ऊंचाई दी। तो ये विचारों का लेन देन असल में होता कैसे था? बारूद का ही उदाहरण ले लीजिए। इसका आविष्कार हुआ चीन में। मंगोल सेनाओं ने इसे अपनाया और अपनी लड़ाइयों में इस्तेमाल किया। और फिर मंगोलों के बनाए सुरक्षित रास्तों से होते हुए ये टेक्नोलॉजी यूरोप तक पहुंच गई, और वहां जाकर इसने जंग की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। अब एक तरफ तो चीन और मंगोलों के विशाल साम्राज्य पूरी दुनिया पर छाए हुए थे, लेकिन इन्हीं की छाया में एक पड़ोसी देश अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान बना रहा था। वो देश था जापान। जापान का हेयान दौर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और कलात्मक संस्कृति का दौर था, और इसका सबसे बड़ा सबूत है द टेल ऑफ गेंजी। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि दुनिया का पहला नॉवेल आज से लगभग 1000 साल पहले एक दरबारी महिला ने लिखा था। ये उस समय की अनोखी साहित्यिक संस्कृति को दिखाता है।
लेकिन इस दरबारी संस्कृति के साथ साथ एक और ताकतवर वर्ग भी उभर रहा था, समुराय। ये योद्धा थे जो समान और वफादारी के एक बहुत सख्त कोड, जिसे बुशीदो कहते हैं, उसका पालन करते थे, और इनके युद्ध कौशल ने सदियों तक जापानी समाज को एक अलग पहचान दी। और इन समुराई योद्धाओं की असली परीक्षा तब हुई जब मंगोलों ने 2 बार जापान पर हमला करने की कोशिश की, और दोनों ही बार जब मंगोलों का बेड़ा जापान के तट के पास पहुंचा तो भयानक तूफानों ने उन्हें तहस-नहस कर दिया। जापानियों ने माना कि ये कामिकेज यानी दैवी हवा है जिसने उन्हें बचाया। इस घटना ने जापान की राष्ट्रीय पहचान को और भी मजबूत कर दिया। तो इन सब कहानियों का, तांग राजवंश के आविष्कारों का, मंगोलों की जीत का और जापान के इस अनोखे सफर का आज हमारे लिए क्या मतलब है? इस दौर ने हमारी आज की दुनिया को कैसे बनाया है? अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो तांग और सोंग राजवंशों ने हमें वो आविष्कार दिए जिनका इस्तेमाल आज भी होता है। मंगोल साम्राज्य ने अपनी क्रूरता के बावजूद पूरब और पश्चिम के बीच एक पुल का काम किया, और जापान ने हमले का सामना करके अपनी एक अलग पहचान बनाई। और इन सब के बीच बौद्ध धर्म जैसे विचार पूरे इलाके में फैले और करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक नया नजरिया दिया। आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। जरा सोचिए, अगर वो तूफान कभी नहीं आते और मंगोल जापान पर कब्जा कर लेते तो आज की दुनिया कितनी अलग होती? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें दिखाता है कि कैसे इतिहास में कभी-कभी एक घटना पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.